अल्मोड़ा बस हादसे के शिकार घायलों से मिले सीएम। पीड़ितों के साथ सीएम ने की बातचीत, परिजनों को मुआवजे का किया ऐलान। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 की मौत। पीएम मोदी ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत, 4 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। कुछ घायलों को हल्द्वानी में कराया गया भर्ती। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती जारी। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर होगा मतदान, 23 को आएंगे चुनाव नतीजे। प्रदेश में योग के केंद्र बनाने के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। पहली बार बन रही योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन चल रहा मंथन। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में हरीश रावत का मौन उपवास। हरीश रावत ने कहा, यह एक चिंता का विषय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के मारसुला में हुए बस हादसे के बाद सीएम धामी ने दिल्ली में रहते हुए अपने सभी कार्यक्रमों और बैठक रद्द की और रामनगर के लिए रवाना हुए। दोपहर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। सीएम धामी ने हादसे में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। गौरतलब है कि 4 नवंबर सोमवार को पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर एरिया में सल्ट के मारचूला बस आपको बता दें सुबह करीब 8 बजे 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 28 लोगों की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 8 घायलों ने रामनगर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश और अन्य घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में एयरलिफ्ट कर लाया गया। अन्य घायलों का उपचार रामनगर रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में जारी है। 42 सीटर बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं सीएम धामी ने हादसे पर सख्त एक्शन लेते हुए पौड़ी अल्मोड़ा के परिवर्तन एआरटीओ और रामनगर की प्रभारी एआरटीओ को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। बहुत दुखद है और जो भी लोग घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेंटर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ हैं, जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। पहाड़ों में रोड के हालात बहुत हुए हैं और जहां पर हादसा हुआ डिवाइडर तक नहीं था सर। देखिए उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके लिए कार्रवाई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 36 पहुंच चुकी है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और अल्मोड़ा डीएम आलोक पांडे रामनगर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और घायल 3 घायलों को इस दौरान एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा, अस्पताल में उपचार के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 36 लोगों की दुखद मौत की पुष्टि अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने की है। बताया जा रहा है कि यात्री बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। बस गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त बस जीएमओयू यानी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की है। वहीं घटना की जानकारी के बाद कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे व अल्मोड़ा के डीएम आलोक पांडे भी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों एवं उनके परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। वहीं मामले में नैनीताल के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने भी रामनगर पहुंचकर जानकारी देते हुए बताया कि 3 घायलों को 108 के द्वारा उपचार के लिए सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी रेफर किया गया है। लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। पौड़ी से ये बस आ रही थी रामपुर की तरफ, लगभग 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है
और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे जो घायल है उनके इलाज के लिए। सारी टीमें एक्टिवेट हैं, अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। शासन से खबर मिली थी कि मर्चना में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। अब तक रामनगर में 27 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ब्रॉड डेड थे, यानी कि एक्सपायर ही आए थे। और इसके अलावा 6 लोगों को हमने संदर्भित कर दिया है सुशीला तिवारी और ऋषिकेश एम्स के लिए। 3 लोगों को हेली से भी भेजा गया है। इसके अलावा बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का रीअसेस किया जा रहा है कि अगर उनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ी तो तुरंत भेजा जाएगा। देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है। और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रुक रही है अगली खबर का। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि सोमवार की सुबह अल्मोड़ा जनपद के मारचुला इलाके में हुई बस दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं लोगों ने सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर किए जाने के दावों की भी जमकर पोल खोली। लोगों का कहना था कि घायलों को न तो यहां पर उपचार मिल पा रहा है और न ही मरीजों को भर्ती करने के लिए पर्याप्त बेड है, जिसको लेकर लोगों ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सांसद अजय भट्ट को घेरते हुए जमकर नाराजगी व्यक्त की। लोगों की मांग थी कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को शीघ्र पीपीपी मोड से हटाकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो वहीं लॉन्सडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने भी रामनगर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के हित में पीपीपी मोड से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा एवं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार इस मामले में ठोस निर्णय लेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज जो दुर्घटना में लोग घायल हुए हैं उनके उपचार में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये बड़ी दर्दनाक घटना है और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है रामनगर, और यहाँ से पूरा तुम्हारा 3-4 ब्लॉक 5 ब्लॉक पूरे रामनगर से जुड़े हैं। और आज हम देखते हैं कि पूरी जो सरकारी व्यवस्था की है, जो पीपीपी मोड की जो अस्पताल है उसकी पूरी पोल खुलती है। हम देखते हैं कि जो भी जितने मरीज यहाँ पर आते हैं सबको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमने देखा कि एक एक बेड के अंदर 3-3 4-4 मरीजों को लिटाया गया है। नहीं, जनता में हम भी शामिल हैं। जनता के दुख दर्द हमारे दुख दर्द हैं। जो जनता सोचती है वही हम लोग भी सोचते हैं। जहाँ कमी हुई है वो संज्ञान में ऊपर लाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात जाएगी। अभी उनका भी आज वो देखने आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे अच्छा होगा वो करेंगे, क्योंकि जो आज हुआ है वो इर्रिपेरेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति हुई है। इसमें भी एयरलिफ्ट तुरंत करके एम्स भेज दिए हैं कुछ पेशेंट, कुछ को सुशीला तिवारी भेज दिया, कुछ को काशीपुर भेज दिया, कुछ का रामनगर में उपचार हो रहा है। एक बस एक आ रही थी और उसमें उसको गिरने के कारण 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि जो लोग जीवित हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड मिले। जो सीरियस हैं उनको हमने रेफ़र करा है और ऋषिकेश उनको रेफ़र किया हमने काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे मैं खुद भी पर्सनली मिला हूं, जिनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जो ठीक हैं, अभी उनको मेडिकल एड मिल रही है। सिर्फ मैं उन परिवारों के साथ जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में घायलों का हाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ऋषिकेश से एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने एम्स के ट्रामा सेंटर में गंभीर रूप से घायल मरीजों का हाल चाल जाना और घायलों का इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी बातचीत की। गया है और की हालत नाजुक बनी है, जिसमें से एक ही कुछ बता पाने में सक्षम रहा है, जिसका नाम अशोक कुमार है। बाकी 2 जो है अननोन के रूप में ही हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। हमारे एक जो है वरिष्ठ चिकित्सक वहाँ पे घटनास्थल पे एयर एम्बुलेंस से जा भी चुके हैं और वहाँ पे असेस कर रहे हैं कि किसको भेजना है, और जैसे ही कोई चीज़ सूचना प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इनको एम्स के ट्रामा सेंटर में रखा गया है और ट्रामा सेंटर में ही इनका जो है चिकित्सकों के देखरेख में जो है इलाज चल रहा है। एम्स से
जो हमारे उत्तराखंड में प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता है और इस तरीके की सुविधा एम्स में उपलब्ध है, जिससे चाहे जितने भी पेशेंट हमारे पास आएँ हम उनको जो है मैनेज कर लेते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले क्षेत्र के विकासखंड कोट के कांडा स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में आयोजित मंजू घोष मेले में 44 निशान यानी कि देव प्रतीक चढ़े हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद दूर दराज से यहां निशान चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मेले के अंतिम दिन बड़ा कांडा के दौरान 18 निशान चढ़े, जबकि पहले दिन छोटा कांडा के दौरान 26 निशान चढ़े हैं। इसी के साथ अब 1 माह के लिए मंजू घोषेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कांडा में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय मंजू घोष मेले का समापन हो गया है। रविवार को बड़ा कांडा के दौरान सबसे पहले कंडी गांव व अंत में उफाल्डा गांव के ग्रामीणों ने निशान चढ़ाए। मेले में दिन भर ग्रामीण ढोल दमाऊ के साथ निशान लेकर मंदिर में पहुंचते रहे। बड़ा कांडा सुबह से ही काफी लोग, हजारों की तादाद में लोग बाग आवागमन होता है, लोग बाग भगवान के दर्शन करके और जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद है, कोई किसी भी तरह की कहीं भी कोई कुछ नहीं है। हाँ, सब लोग अपना दर्शन कर रहे हैं आराम से। और ये आज जो है बड़ा कांडा भैया दूज के दिन, ये 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान उस समय निर्देशित और निर्मित ये अपना मंजूघोष महादेव का हमारा मंदिर केदारनाथ की तरह उसी के आकार का, यहाँ पे भी जो शिवलिंग है वही है, उसी की तर्ज पे ये दीपावली के बाद 2 दिवसीय मेला होता है। इसलिए मनाया जाता है, ऐसा हमने जो सुना है अपने बुजुर्गों से कि यहाँ पे मंजू नाम की देवी पूजा करती थी तो उसको यहाँ पे जो बागी बेला होता था डराने के लिए अपने रूप में आते थे। तो उन्होंने अपनी बहन जो चंद्रवर्धनी है उधर, उसको फोन किया कि बहन यहाँ पे बागी के रूप में ये आ रहे, मैं क्या करूँ। उसने कहा कि तुम घोष की उपासना करो, घोष की उपासना आप करोगी तो घोष आपकी मदद करेंगे। तो मंजू ने घोष की उपासना की तो शिव प्रकट हुए। विकास में जो संभव हो सकता है, हमें जो जिन लोगों ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर वास्तव में पार्किंग की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है और सड़कें भी अभी कच्ची चारों तरफ से दिख रही हैं। वास्तव में ये सड़कें पक्की होनी चाहिए और निश्चित रूप से धीरे धीरे जब तक मैं हूँ निश्चित रूप से मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर मैंने पिछली बार कहा था कि पानी की व्यवस्था कराएंगे। टैंक यहाँ पर आवश्यकता थी, उसको आने वाले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से अगले जो मेला होगा उससे पहले यहाँ पर आपको पानी का टैंक बना हुआ निश्चित मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेमोथी नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के वीसी अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी नियुक्ति को यूजीसी व केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट के तहत वैध मानते हुए नियुक्ति को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने आज याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय व केंद्र सरकार का विस्तृत रूप से पक्ष सुना। सुनवाई पर केंद्र सरकार व विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी ने वीसी की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2018 व केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमावली 2009 के तहत की है। किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं किया गया है। कमेटी इस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया है कमेटी ने, इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हालांकि वो पुरानी पिटीशन थी पर अभी सुनवाई पे अभी आई है। ऑनरेबल कोर्ट ने आफ्टर डिटेल्ड हियरिंग ये पाया है कि यूजीसी एक्ट और यूजीसी रेगुलेशन एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के किसी भी प्रोविज़न का कोई वायलेशन इसमें नहीं हुआ है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। और जो भी अपॉइंटमेंट किया गया था वो विद ड्यू प्रोसेस किया गया था एंड शी वाज फाउंड मोस्ट कॉम्पिटेंट बाय द विजिटर। और विजिटर ने अपनी विजडम में जो उचित समझा, जिसको सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझा, उसको वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। कोई गड़बड़ी की संभावना कोर्ट ने पाई नहीं और काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि इसमें कोई न गड़बड़ी थी न कोई प्रोसेस का कोई वायलेशन किया गया था। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से, जहां लक्सर से होकर चलने देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल एक्सप्रेस सोमवार को रद्द रही, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या के लिए चली स्पेशल एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 35 घंटे लेट हुई। वहीं यात्रियों ने बताया कि जिन व्यक्तियों के साथ महिलाएं, बच्चे होते हैं, उन्हें ट्रेनों का लंबा इंतजार करने में बहुत परेशानी होती है। ट्रेन में इस समय जो जनरल कोच हैं, स्लीपर कोच हैं, उनकी गैलरी, टॉयलेट के दरवाजे और जो कोच के गेट हैं उन पर लटक के यात्री आ रहे हैं। ये जो स्टेशन पर जो स्टॉल हैं, जो फिक्स स्टॉल हैं, इनकी बिक्री तो जब स्टेशन पर गाड़ी आएगी, यात्री उतर के कुछ खरीदेगा तभी होगी। यात्री को उतरने की जगह ही नहीं मिल रही। ये सुबह से शाम तक खोल के बैठे रहते हैं, जीरो बिक्री करके घर जाते हैं अपने। सेवाएं थी ये 46-18 इस गाड़ी में चढ़ना था मुझे और मुरादाबाद जाना था, तो इतनी भीड़ थी कि चढ़ नहीं पाया। अब देखता हूँ लिंक से या किसी गाड़ी से बताया कि उस गाड़ी से चले जाना है मुरादाबाद में। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भू कानून के मामले में भाजपा सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में पहली निर्वासित कांग्रेस सरकार के सीएम नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश को सबसे मजबूत और मुफीद भू कानून बना कर दिया था, जिसे बाद में भाजपा सरकारों ने ही नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। उत्तराखंड में भू कानून के मामले में भारी आक्रोश इस समय विशेष तौर पे पर्वतीय क्षेत्र की जनता के अंदर है, नौजवानों के अंदर है। प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून की मांग यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता, आम जनमानस कर रहा है। और हमारा ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार नारायण दत्त तिवारी जी के ज़माने में बनी थी, उस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भू कानून इस राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो इस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद था। उस भू कानून में तिवारी जी ने ये व्यवस्था करी थी, तिवारी सरकार ने, कि राज्य के अंदर अगर किसी को अपना आवास बनाना है, निजी आवास बनाना है, रहने के लिए रिहाइश बनानी है, तो उसको 500 स्क्वायर मीटर भूमि खरीदने की इजाज़त सरकार देती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में शामिल हिंदू, बौद्ध व ईसाई अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में तमाम अल्पसंख्यकों की हत्याएं हुई हैं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। हिंदुओं को विशेष तौर से लक्ष्य बनाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश में लोकतंत्र की मजबूती और सर्वधर्म संभाव की भावना की मजबूती के लिए दीप जलाकर उपवास रखकर प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित जमाती इस्लामी संगठन सरकार और छात्रों की आड़ में तमाम अत्याचार कर रहा है। समूचे बांग्लादेश में हिंदू, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों में भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। बांग्लादेश के निर्माण में भारत का अभूतपूर्व योगदान है। उसे कट्टरपंथी पाकिस्तान परस्त ताकतों ने बर्बाद करने की ठान ली है। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सद्भाव व सहिष्णुता को नष्ट करने का संगठित प्रयास हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2024 संपन्न होने के साथ राज्य में आरोपों और प्रत्यारोपों का अब दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने आरोप लगाया है कि अव्यवस्थाओं की वजह से इस बार चारधाम यात्रा पर आपको बता दें अपेक्षा के अनुरूप श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने इसका ठीकरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार पर फोड़ा है। साथ ही पूरी हुई चारधाम यात्रा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी तैयारियां कराने का जोर दिया। साथ ही कहा कि इस बार जो गलतियां हुई हैं भविष्य में नहीं दोहराई जानी चाहिए, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आगे असुविधाओं का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ वरिष्ठ भाजपा नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने आपदा की वजह से चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या घटने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा पर पूरा ख्याल रखा और हर संभव प्रयास किया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज शहर के जेल कैंप रोड प्राचीन भूमिया देवी मंदिर के सामने सिटी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर नष्ट हो गया। घटनास्थल पर दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने और तकनीकी खराबी के कारण आग की लपटें फैल गई। पड़ोसियों की सूचना पर सफाई नायक विनय कुमार नगर पालिका से पानी का टैंक लेकर पहुंचे। बाल्टियों से पानी की बौछार की गई। कोतवाल प्रकाश दानू ने नानकमता मेले से दमकल वाहन बुलाकर अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग को फैलने से रुकवाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां वीकेंड पर कैंचीधाम में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ गया है। पिछले 3 दिनों से आपको बता दें, घंटों जाम से पर्यटक परेशान रहे तो कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हो रही। हालांकि आज नैनीताल पुलिस ने कैंचीधाम के जाम से बचने के लिए भवाली से शटल सेवा लगानी पड़ी तो पूरा बाईपास रोड में वाहनों को खड़ा करना पड़ा। हालांकि इस दौरान पर्यटकों को मुसीबत भी उठानी पड़ी। हालांकि इसके बाद भी कैंचीधाम में आज भी जाम से हालात बुरे नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं की लगातार बन रही भीड़ के बाद लोगों ने किसी तरह से बाबा के दर्शन किए और जिसके बाद वापस लौटे। वहीं स्थानीय कारोबारी बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं तो पुलिस के आगे टेंशन है कि कैसे व्यवस्था ठीक किया जाए। बहुत परेशानी हो रही है बच्चों के साथ। सुबह से गाड़ी चला चला के थक गए, ट्रैफिक में पूरा दिन खत्म हो गया और अब भी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाए। दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत है मैम और व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर मना करना है तो पहले से ही मना करें ना, तो यहाँ तक आदमी आए ना, टाइम क्यों खराब करे अपना। ठीक है, प्रशासन का काम तो ठीक है, अपनी जगह है, पर व्यवस्था बहुत खराब है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने के लिए आए थे कैंचीधाम, वहाँ पे भी बड़ा जाम था और यहाँ आए, यहाँ भी बहुत जाम है। रुक रही है अगली खबर का। विकासनगर शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके अब भी शहर में कई जगह ऐसी हैं जहां लोग मनमाने ढंग से कूड़ा डालकर गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब नगर पालिका प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए तीसरी आंख का भी पहरा लगाया गया, जिसके लिए 6 स्थानों को चिन्हित कर वहां CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनसे इन लोगों पर नजर रखी जा सके। पालिका विकास नगर द्वारा जो है हम लोगों ने कूड़ा जो डालते थे लोग ब्लैक स्पॉट पे 6 जगह पर हमने कैमरे लगाए गए हैं। अधिशासी अधिकारी विकास नगर द्वारा जो है हमारे को निर्देश दिए गए हैं कि भाई जगह जगह कूड़ा डाल रहे हैं लोग, तो उसकी निगरानी हम लोग द्वारा किया गया है। जगह जगह पे जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें हमने देखा कि लोग फिर भी अब बाज नहीं आ रहे हैं, उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। हमने कैमरे के अनुसार जो है उन लोगों को पकड़ा है, उन लोगों से बात की है, उन लोगों को समझाया है भाई आगे से इसमें कूड़ा ना डालें। कैमरे लगाए गए हैं, उन लोगों ने कहा है कि भाई आज के बाद हम कूड़ा नहीं डालेंगे। दिवाली का त्यौहार था, इस वजह से उन लोगों को छोड़ दिया गया, चालान नहीं किया गया है। कि हमारे जो सचिव महोदय हैं, शहरी विकास निदेशक महोदय हैं और जिलाधिकारी महोदय देहरादून, उनके द्वारा ये समय समय पर निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग कूड़े की लगातार निगरानी करें। जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पर हम लोग निरंतर सफाई अभियान चलाते रहें और हमने चलाए हैं। लेकिन कुछ स्पॉट ऐसे थे जो कि लोग लगातार वहाँ पर कूड़ा डाल रहे थे। ये स्पॉट हमारे पश्चिमी वाला है, कोतवाली के पास है, अजीत नगर है, बस स्टैंड के पास है, तिरसला और डाकपत्तर चौक। तो इन स्थलों पर जो है हमने ये कैमरे लगवाए हुए हैं और जब से हमने ये कैमरे लगवाए हैं तो हम लोग लगातार इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लोगों को पता भी होना चाहिए कि अब हम यहाँ पर अगर कूड़ा डालेंगे तो चालान हमारे घर पर पहुँचेगा। तो हम लोग उन लोगों को चिन्हित भी करेंगे जो लोग ये कूड़ा डाल रहे हैं। लगातार इसकी हम लोग कैमरे में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो इन स्थलों को हमारा मकसद यही है कि ये साफ़ सुथरे रहें।